इकाई 3 का ही दूसरा चैप्टर है पॉलिटिकल कल्चर, यानी राजनीतिक संस्कृति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, तो आइए पढ़ते हैं। राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है बच्चों, और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं, अपेक्षाओं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही किसी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। फिर से सुनिए कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो अभिवृत्ति है, विश्वास है, प्रतिक्रिया है, अपेक्षाएं हैं, संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार है, इनसे किसी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति उस व्यापक सामान्य संस्कृति का हिस्सा है जिसमें समाज के सदस्य अपने मूल्यों, भावनात्मक मनोवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं को संचारित करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य जीवन पद्धति और दृष्टिकोण का विकास ही सामान्य संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति उस संस्कृति के समान है, राजकीय शासकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आप ये समझिए कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है बच्चों। मनुष्य जो राजनीतिक व्यवहार करता है वो राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। ये राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है, तदनुसार राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर न होकर गतिशील होती है। राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर न होकर कैसी होती है, गतिशील। अब हम राजनीतिक संस्कृति का अर्थ पढ़ते हैं और उसकी परिभाषा जानते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषाएं देखिए आप। राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है। अलग अलग व्यक्तियों ने राजनीतिक संस्कृति को क्या क्या नाम दिए हैं, आपको इसी को याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने क्या बोला है, कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। ठीक है। उसके बाद राजनीतिक संस्कृति को डेविड स्टन ने क्या नाम दिया है, पर्यावरण। उसके बाद राजनीतिक संस्कृति को स्पिरो ने क्या कहा है, तो स्पिरो ने इसे राजनीतिक शैली नाम दिया। स्पिरो ने इसे राजनीतिक शैली नाम दिया। राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में सर्वप्रथम अवधारणा के रूप में प्रतिपादित करने वाले आमंड और पावल ने राजनीतिक संस्कृतिकरण को एक व्यापक रूप में प्रस्तुति प्रदान की है, परिभाषा प्रस्तुत की है। आमंड और पावल ने सर्वप्रथम विकासशील देशों के संदर्भ में अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करने वाले आमंड और पावल हैं। उसने विस्तृत व्यापक परिभाषा दी है। आमंड और पावल ने क्या बोला है कि राजनीतिक संस्कृति जो है वो किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और उन्मुखताओं की शैली है। फिर एलन बोल ने क्या बोला है, एलन बोल ने कहा कि राजनीतिक संस्कृति जो है वो आधुनिक समाज और सरकार को परिभाषित करती है, आधुनिक राजनीति और सरकार को परिभाषित करती है। तो उसने कहा है, एलन बोल ने, कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की अभिवृत्तियों, विश्वासों और मूल्यों के समूह से होता है, जिसका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध है। फिर इसके बाद लुशियन पाई क्या कहता है, लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं के समूह से है, जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता और सार्थकता प्रदान करता है। ऐसे अंतर्निहित विचार और नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को कंट्रोल करता है। तो लुशियन पाई ने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं के समूह से है, राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापक बनाता है, सार्थकता प्रदान करता है। इसके अंतर्निहित विचार और नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। फिर सिडनी और वर्बा, इन्होंने क्या कहा है, सिडनी और वर्बा के शब्दों में हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक संस्कृति में आनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति या दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्ति, अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया है, अपेक्षा है। ठीक है।
फिर इसके बाद आता है आपका कि राजनीतिक संस्कृति के घटक कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के घटक पढ़ते हैं हम, 2 घटक है, अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय। ये राजनीतिक संस्कृति के घटक हैं 2। सबसे पहले अभिमुखीकरण क्या होता है। अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ है प्रवृत्ति या झुकाव। अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रवृत्ति या झुकाव। आमंड और पावल ने अभिमुखीकरण 3 घटकों या अंगों का उल्लेख किया जो निम्नलिखित है। सबसे पहला ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। ज्ञानात्मक में क्या आएगा, राजनीतिक विषयों का ज्ञान और उसके अस्तित्व के प्रति सजगता। राजनीतिक विषयों का ज्ञान और अस्तित्व के प्रति सजगता। भावात्मक अभिमुखीकरण में क्या आएगा, इन विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में पैदा होने वाले भाव, वेग और अनुभूतियाँ। ठीक है, इन विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में पैदा होने वाले जो भाव हैं वो भावात्मक अभिमुखीकरण में आएंगे। फिर तीसरा आता है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, अर्थात उन विषयों के बारे में व्यक्ति का उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ का मूल्यांकन। ठीक है, तो व्यक्ति का उचित, अनुचित और शुभ अशुभ का मूल्यांकन आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है राजनीतिक विषय। अभिमुखीकरण के 4 विषय हैं। सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा राजनीतिक संरचना, तीसरा समस्या और नीतियाँ, चौथा राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति। राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति। तो आपने समझा कि राजनीतिक संस्कृति के घटक 2 हैं, अभिमुखीकरण यानी प्रवृत्ति और झुकाव, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, और राजनीतिक विषय अपने व्यवस्था, संरचना, नीतियाँ और राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति, ये आपने राजनीतिक विषय के अंतर्गत पढ़ा। ठीक है, फिर आता है राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। तो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन से हैं, इतिहास, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक आर्थिक परिवेश, विचारधाराएं और अन्य तत्व। तो हम इन भौगोलिक राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों को पढ़ते हैं सबसे पहले एक एक करके। सबसे पहले है आपका इतिहास। बच्चों, किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यांकनात्मक प्रणालियों के द्वारा ही होता है। भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक और शांतिवादी लोकतांत्रिक होगी, तो वहीं कुछ अर्ध विकसित देशों में राजनीतिक संस्कृति हिंसक अथवा अलोकतांत्रिक हो सकती है। जैसे आप इंग्लैंड का उदाहरण लीजिए। इंग्लैंड में जो राजनीतिक संस्कृति है वहाँ की राजनीतिक निरंतरता का प्रतीक है। इंग्लैंड की राजनीतिक संस्कृति वहाँ की राजनीतिक निरंतरता का प्रतीक या परिणाम है। जबकि फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति फ्रांस की क्रांति का परिणाम है। ठीक है, तो फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति फ्रांस की राजनीतिक क्रांति का परिणाम है। दूसरा, धार्मिक विश्वास। वर्तमान में धर्म जो है वो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल भूमिका निभाता है, बल्कि कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाएं किस प्रकार की होगी, इस बात को भी निर्धारित करते हैं। तीसरा है भौगोलिक परिस्थिति। भौगोलिक परिस्थिति के बारे में देखिए कि देश की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधनों, जनसंख्या की प्रकृति उस देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक परिवेश अपने देश की राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से एक छोटे से यूरोपीय और अफ्रीकी देश से अलग होगी। तो हर देश की अपनी अपनी संस्कृति, धार्मिक विश्वास, इतिहास सब कुछ अलग होता है। फिर आता है सामाजिक और आर्थिक परिवेश। देश का सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विभिन्नता, औद्योगिक और रूढ़िवादिता इत्यादि से भी राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति निर्धारित होती है। धार्मिक विश्वास का प्रभाव मध्य पूर्व के देशों की राजनीतिक संस्कृति पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आर्थिक रूप से विपन्न या विकासशील देशों में बच्चों राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों के जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि हर देश की अपनी अपेक्षाएं और जीवन शैली अलग अलग होती है। फिर है विचारधारा। विचारधाराओं का जो प्रभाव है वो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्णायक होता है। उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद जैसी विचारधाराएं अपने वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायक भूमिका निभाती है। उपरोक्त तत्वों के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, मीडिया, प्रेस, शिक्षा इत्यादि की भी भूमिका
राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में होती है। फिर अन्य तत्व देख लीजिए, शिक्षा का स्तर, भाषा और रीति रिवाज आदि भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।